चलो, hello everybody, welcome back to our channel. This is Praveen Pawar, your social science teacher. Let's start our today topic and that is economic chapter 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट. ठीक है, तो डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं हम विकास. अब हमें देखते हैं कैसे कैसे विकास हो रहा है और क्या चीज़ें हमें करनी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेवलपमेंट को तो जान ले. डेवलपमेंट क्या होता है? तो पहला, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइंड एज अ ग्रोथ विच फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स रेदर देन डिजायर्स. डिजायर्स क्या होती है? डिजायर्स होती है इच्छाएं, और रिक्वायरमेंट का मतलब ज़रूरत. तो डेवलपमेंट में हम उस चीज़ को ऐड करते हैं जो हमारी इच्छा को पूरी ना करने की बजाय जो हमारी ज़रूरत है उन्हें पूरी करती है. ऐसा क्यों? क्योंकि इच्छा तो किसी की ये भी हो सकती है कि एक व्यक्ति कहने लग जाए कि मुझे एरोप्लेन मिल जाए या फिर मैं हवा में उड़ने लग जाऊं. इच्छा पूरी नहीं करनी, बेसिक फैसिलिटी कि रोटी कपड़ा मकान, एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें जो सबको ज़रूरत की है वो तो सबके पास होनी चाहिए. ठीक है, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल आर सीकिंग मोर इनकम. सबसे मेन देखी जाती है तो मोर इनकम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर पैसा हुआ तो उससे हम बाकी सारी चीज़ें भी खरीद लेंगे. उसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी दी जाए, फ्रीडम दी जाए, सिक्योरिटी हो और रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर. अब मान लो तुम्हारे पास पैसा हुआ, ठीक है, और सिक्योरिटी है नहीं, कोई भी आके तुम्हें गोली से मार के चला जाए तो क्या उस पैसे का कुछ कर लोगे? तो इसलिए इनकम से अलग सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है. नेक्स्ट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन. जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है वो भी डेवलपमेंट हो. इवन ये भी हो सकता है कि वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो, उसके लिए नुकसानदायक हो. इस पर अलग से क्वेश्चन भी है, टेबल भी दे रखी है, वो कैसे कैसे है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो वन वुड कंसीडर अर्निंग मोर इनकम बीइंग अ कॉमन फैक्टर अमंग पीपल. अभी बताइए कि मोर इनकम जो है कॉमन फैक्टर माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इस इनकम से दे बाय सर्विस एंड गुड्स फॉर देयर डेली नीड्स. जो डेली ज़रूरत में हमें सर्विस या फिर सामान की ज़रूरत पड़ती है वो सब हम पैसे से खरीद सकते हैं. तो आई होप डेवलपमेंट आपको क्लियर हुआ होगा. अब ये है व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा. अच्छा, इस पे बाद में आते हैं. साथ साथ जैसे हम अपनी एनसीईआरटी भी लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी दिखाता हूँ तुम्हें पहले से. तो एनसीईआरटी क्या कहती है हमारी, ये रही चैप्टर 1 डेवलपमेंट. यहीं पे वही बात करते हैं एस्पायरेंट डिजायर्स. तो ये हम पढ़ चुके. इसमें वी कैन डिजायर फॉर चेंज बीइंग अवेयर ऑफ दिस. पहले पेज में कुछ नहीं बताया ऐसा खास इसने. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. तो डेवलपमेंट रिगार्डिंग इसने दे रखी है टेबल. तो टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एमसीक्यू इसमें से बनकर आए हुए हैं. ठीक है, तो पहली बात, टेबल किस चीज़ की है? डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं. वो हम देख के आए थे, तो उसी के एग्जाम्पल दिया क्या क्या हो सकता है. जैसे लैंडलेस रूरल लेबर. रूरल का मतलब गाँव वाले, लेबर का मतलब मजदूर, लैंडलेस का मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है. तो उनके लिए क्या क्या होगा? पहली बात, ज़मीन नहीं है तो ज़्यादा दिन का काम की डिमांड करेंगे कि हमें एटलीस्ट काम मिल जाए, और काम भी कैसा? बेटर सैलरी के साथ मिल जाए. दूसरी चीज़, लोकल स्कूल हो, आसपास कोई स्कूल हो जो उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा दे और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए, और उन्हें भी ऐसा चांस मिले कि वे भी अपने गाँव के लीडर्स बन सके. क्लियर है? तो लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं? ये वाले हो सकते हैं. नेक्स्ट, प्रोस्पेरस फार्मर. प्रोस्पेरस का मतलब समृद्ध, जो अच्छा खासा इनकम कमा रहा है. फ्रॉम पंजाब में रहने वाला है. तो अब इसके पास पैसा है, बढ़िया अच्छा खासा पैसा है, तो ना तो ये नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क की बात करेगा, ना ये सैलरी की बात करेगा. ये किसकी बात करेगा? कि पूरी की पूरी फैमिली की इनकम ज़्यादा हो, हाई हो. ठीक है, नॉर्मल नहीं, हाई. उसके बाद थ्रो, अब उसमें कैसे? क्योंकि इसके पास ज़मीन है, प्रोस्पेरस फार्मर है, तो इसके पास वो क्या सोचेगा? हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. जो वो फसल उगा रहा है उसके सरकार उसे और ज़्यादा प्राइस दे. नेक्स्ट, थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर. और उसे कैसे लेबर चाहिए? सस्ते लेबर. देखो, एक चीज़ और हम पढ़ के आए थे कि एक जो किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है. इसके लिए डेवलपमेंट क्या है? इसे कैसे लेबर चाहिए? सस्ते लेबर. वहीं पे जो लैंडलेस रूरल लेबर है उन्हें के लिए क्या है? उन्हें कैसा चाहिए? उन्हें चाहिए बेटर वेज. तो ये सैलरी की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसे चाहिए सस्ता लेबर. तो आपस में क्लेश कर गए ना दोनों. तो वही चीज़ हमने कहा था कि डिस्ट्रक्शन एक के लिए जो हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो सकता है. नेक्स्ट, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड. और फिर ये भी सोच सकते हैं कि उनके बेटों को आगे अब्रोड विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाए, क्योंकि अच्छा खासा पैसा है. तो ये हम यही सोचते हैं कि देश से इतनी जल्दी निकलो, आगे कुछ
वो कहते हैं ना इच्छा ख़त्म नहीं होती कि इंडिया में कम है, आगे हो सकता है बेटर मिले। ठीक है, नेक्स्ट, फार्मर वू डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये तुम्हें बढ़ने के लिए एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसमें से ये वाला पेपर में आया भी हुआ भी है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ये आया हुआ है तो हो सकता है अगली बार कोई इनमें से दे दे, जैसे ये वाला एमसीक्यू में दिया हुआ है इसी बार वाले सैम्पल पेपर में। ठीक है, अब आगे बात करें, जैसे फार्मर वू डिपेंड ऑन रेन, ये केवल बारिश पे डिपेंड है, तो ये क्या चाहेगा कि गाँव में ट्यूबवेल की वो खोली जाए, सरकारी ट्यूबवेल लगाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल सरकार कम करे, क्योंकि अगर ट्यूबवेल भी लगा दी बिल ज़्यादा आए तो ये सारी चीज़ कम होगी। और दूसरी बात, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, तो इसके लिए डिमांड ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये हम छोटी छोटी सी 3 पॉइंट शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक रूरल वूमेन है, गांव में रहने वाले लैंड ओनिंग फैमिली, उसके पास ज़मीन भी है, तो ज़मीन भी है तो क्या डिमांड करेगी, वो यही डिमांड करेगी, एक तो सस्ते लेबर मिले उसे, दूसरा उसकी क्रॉप्स को हायर सपोर्ट मिले और उसकी फैमिली की हाई इनकम हो। तो ये 3 पॉइंट इसमें भी सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट, अर्बन, शहर में रहने वाला, अनएम्प्लॉयड, जिसके पास काम नहीं है, और यूथ, तो क्या करेगा, पहली तो बात यही डिमांड करेगी एम्प्लॉयमेंट मिले मुझे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या डिमांड करेगा, बेटर सैलरी मिले, और क्या करेगा कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क मिले। नेक्स्ट, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, रिच भी है और शहर में भी रहता है, तो इसे क्या चाहिए कि एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है, प्रोटेक्शन मिले, सिक्योरिटी वगैरह अच्छी से मिले, और दूसरी बात एब्रॉड में जाके सेटल होने के ऐसे फैसिलिटी मिल सके, ये सारी इसकी डिमांड हो जाएगी। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब देखो बॉय और गर्ल, ठीक है, इन दोनों में क्या क्लेश हो जाएगा, सी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, ये डिमांड करेगी कि उसे भी अपने भाई जितनी फ्रीडम मिले, क्योंकि हमने देखा है डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉय एंड गर्ल्स में कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर। दूसरा, जिससे वो एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, जिससे वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहे उसे कर सके, और सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी एब्रॉड, और साथ साथ अपने भाई के साथ भी विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके। अब लास्ट है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, इसका हमने उसमें क्वेश्चन भी कर रखा है, तो इस टेबल पे से कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो आपने देख लिया। चलो वापिस चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली पे आ गए थे ना, इसे देखते हैं। तो व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली पीपल। देखो सबसे पहली बात, नर्मदा वैली पीपल का मतलब क्या थी, यहाँ पे डैम बनाया गया था, डैम के कारण इन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया था कि आपको अपनी जगह छोड़कर जानी है, दूसरी जगह जाओगे, तो इससे क्या होगा, पहली बात परमानेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कि उन्हें रहने की परमानेंट सोर्स मिले, वहाँ से हटा तो दिया पर एटलीस्ट किसी और जगह भी उन्हें सेटल करा जाए ताकि अच्छे से वे रह सके। दूसरा, एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, वे अपनी सारे रिसोर्स, खेती, ज़मीन, अर्निंग रिसोर्स सब पीछे छोड़ कर आए हैं, तो एटलीस्ट उन्हें भी जो प्रेजेंट में रिसोर्स चल रहे हैं उन पर भी एक्सेस दिया जाए। साथ साथ एक लोकल स्कूल हो जो क्वालिटी एजुकेशन उनके बच्चों को प्रोवाइड कर सके। ये तो ऐसा ही तो हर जगह लगा दोगे तुम, जब भी काम चल जाएगा। अगर अमीर है तो अब्रॉड में एजुकेशन, अगर गरीब है तो नॉर्मल एजुकेशन, सारी चीज़ें इसमें चल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, लिस्ट द थिंग विच यू कैन नॉट बाय फ्रॉम द मनी, हमें ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। जैसे हमने एक चीज़ तो कही कि डेवलपमेंट में पैसा जरूरी है, डेवलपमेंट में पैसा जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना पड़ेगा, क्या सिर्फ पैसे जरूरी है, नहीं, पैसे से अलग क्या क्या जरूरी है। देखो, मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पैसे से हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, इसका हमें और सरकार को मिलकर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, मनी कैन नॉट इंश्योर दैट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, ये होती है मिलावट रही, दवाई तो मिल रही है लेकिन दवाई में क्या है, मिलावट ज़्यादा आ रही है, तो मनी से हम अनएडुलेटेड में वो दवाई नहीं खरीद सकते हैं, यानी कि क्लीन और अच्छी दवाई नहीं ले सकते हैं, इस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, पैसा कितना ही हो, अभी कोरोना टाइम आया था तो कोरोना में सब इन्फेक्ट हुए हैं, अमीर भी मरे हैं, गरीब भी मरे हैं, तो इसका मतलब हमें हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, केवल पैसा ही सारी चीज़ें नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये बन के आया था, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, एक्सप्लेन बाय द गिविंग एग्जाम्पल। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर वाइज लाइन से लगे हुए हैं, पहली तो बात। दूसरी बात, कैसे अटेम्प्ट करना उससे पता लग रहा है। तीसरी बात, पेपर में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें रिपीटेड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हम अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जैसे 3 तो मैंने लिख दिए, तुम्हारे कुछ नया दिमाग में तुम लिख सकते हो। जैसे पहला था कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो डैम बन रहा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और फार्मर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फायदेजनक है, लेकिन
जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनकी क्या करे, उनकी ज़मीन डूब जाएगी, साथ साथ डिस्टर्ब करेगा उनकी लाइफ को, पीपल को जो वहाँ पर रहते हैं उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा और साथ साथ उनकी खेती वगैरह भी खराब हो जाएगी। तो इनके लिए फ़ायदेजनक, इनके लिए नुकसानजनक। मोर वेक्स, ज़्यादा सैलरी। अभी देख के आए हैं, अगर कोई लैंडलेस लेबर है या वर्कर है तो उसे तो चाहिए ज़्यादा सैलरी मिले, लेकिन ये एम्प्लॉयर जो सैलरी देता है उसे क्या चाहिए कि हमें तो भाई चीप लेबर मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंज्यूमर वांट टू परचेज डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल। एक खरीदने वाला ग्राहक है जो हाउस होल्ड आर्टिकल खरीदना चाहता है, वो कैसे कहेगा कि लो प्राइस पे मिले। वहीं पे जो सेलर है वो चाहेगा कैसा कि मैं हाई प्राइस पे बेचूं। मान लो ये पेन मुझे बेचना है, मैं बेचने वाला तो मैं चाहूँगा इसे 10 रुपये का बेचूँ। दूसरा खरीदने वाला आएगा वो कहेगा भाई सस्ता लगा ले यार, थोड़ा बहुत 8-7 रुपये का कर ले। तो दोनों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो गया ना, वही चीज़ यहाँ पर दिखाते हैं। क्लियर है, फ्री मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट क्राइटेरिया इज यूज फॉर द डेवलपमेंट बाय द वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स में बनने वाला, एक ये और एक यूएनडीपी। दो ही क्वेश्चन है, इस लास्ट वाले में एक और छोटा सा, वैसे तो वो था नहीं 5 नंबर वाला, बट वो बना के दे दिया था ज़बरदस्ती, उसे भी करेंगे। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कैसे चेक करती है और इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली बात, बैंक का लेना देना किससे है? बैंक का लेना देना केवल किससे है? इनकम से। इनकम में हम इस टर्म में, इस चैप्टर में जो एक टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी आया हुआ है। वर्ल्ड बैंक केवल डेवलपमेंट किसके बेस पर चेक करता है? इनकम के बेस पर ही चेक करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक चेक द डेवलपमेंट बाय द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ऊपर क्या रखनी है? पूरे देश की इनकम, और नीचे क्या रखनी है? टोटल पॉपुलेशन। इसे क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम एवरेज इनकम भी हो जाता है। क्लियर है? तो अगर हम पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? टोटल इनकम और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इस पे 1 मार्क का एमसीक्यू बन के आ जाता है पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कराने के लिए। करेंगे उसे सोल्व। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? इट डज नॉट टेल अस अबाउट द इंडिविजुअल डाटा। कैसी है? एवरेज इनकम है तो ये क्या है? इंडिविजुअल व्यक्ति का डाटा नहीं बताता। ये क्या बताता है? मान लो एक व्यक्ति 20 रुपये कमा रहा है, एक 60 रुपये कमा रहा है, एक 80 रुपये कमा रहा है। तो अगर हम इसकी पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? देखो, ऊपर की टोटल इनकम थी 20 + 60 + में 80 और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो कितने लोग हैं? 1 2 3, डिवाइड कितने से करेंगे? 3 से। तो इसे ऐड करो, 8 8 6 14 2 16, 160 बटे में 3, तो 3 5 जा 15 और 3 बजे 15 1 0 3 6 9 1, इस तरीके का जाएगा 53.1। तो इसने क्या बता दी? एवरेज इनकम सबकी बता दी इसने 53 रुपये। तो ये तो बहुत कम कमा रहा है और ये बहुत ज़्यादा कमा रहा है। तो ये इंडिविजुअल डाटा नहीं बताता कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। ये क्या बता देगा? तीनों के मिला के बता देगा भाई तीनों एवरेज इनकम 53 रुपीज़ कमा रहे हैं। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया टेक इनटू अकाउंट ओनली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये केवल और केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट का ध्यान रखता है और अदर सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। जैसे इग्नोर किसे किसे करता है? एजुकेशन के बारे में नहीं बता रहा, हेल्थ के बारे में नहीं बता रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में नहीं बता रहा। नेक्स्ट, ये इग्नोर करता है नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग को भी, जैसे कि पीस, शांति की बात नहीं कर रहा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए किसी की बात नहीं कर रहा। तो इस कारण से हम क्या कहते हैं कि ये लिमिटेशन है कि वर्ल्ड बैंक केवल और केवल इनकम के बेस पर ही सारी चीज़ें जज करता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। एक और चीज़, इट हाइड डिस्पैरिटीज अमंग द पीपल। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है असमानता। ऊपर अभी हम देख के आए हैं ना कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं बताता। तो एग्जैक्ट डाटा नहीं बताता, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ये नहीं बता रहा कि किसे कम मिल रही है, किसे बहुत ज़्यादा मिल रही है। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे देश में अंबानी, अडानी, टाटा, 3 लोगों को हटा दो तो 80% इनकम उनके पास और 20% इनकम जो ये 2.5-3 करोड़ की जनता है उनके पास। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है ना। अब देश के नज़रिए से देखें, पर कैपिटा इनकम निकाले तो ज़्यादा है, पर वो ज़्यादा है तो केवल 3 लोगों के पास, बाकी 20% तो सर्वाइव कर रहे हैं, वह जीना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा डाटा ये दे रखा है, 2019 का आपकी बुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है पर कैपिटा इनकम कैसे, जिसकी कंट्री की
$, 49,300 से ज़्यादा इनकम है, ठीक है, उसे हम रिच कंट्री मानेंगे। इसमें सारी मिडल यूरोपियन वाली कंट्री आ जाती है। जिसकी 25,000 से कम है वो पुअर कंट्री में आएगी। इंडिया ना तो लो में आता है ना हाई में आता है, तो इसलिए लो मिडल इनकम बोला जाता है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, $6,700। और पर कैपिटा इनकम हम किस में काउंट कर रहे हैं, डॉलर में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इनकम विच अदर 6 थिंग पीपल लुक फॉर एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सेम ही क्वेश्चन है कि इनकम से अलग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी प्रोवाइड हो, रेस्पेक्ट करें, गुड वर्किंग एटमोसफेयर हो, प्रोटेक्शन इन्फेक्शन डिसीज हो। कैसे कैसे, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें एक देश में रहने के अंदर फ्रीडम ही नहीं दी, ना तुम सरकार का अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते, तो क्या वहाँ तुम सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कोई ऐसा लॉ आ जाएगा कि तुम्हारी बिजनेस पर रोक टोक लग जाएगी, तो फ्रीडम खत्म हो गई। सिक्योरिटी, वही बात बताई थी कि कितना ही पैसा ले लो और मान लो कोई ऐसे अंडरवर्ल्ड वाला है वो तुमसे पैसा मांगने लग जाए, ब्लैकमेल करने लग जाए, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट, अब मान लो कोई गरीब है तो ये थोड़े ना उसे इक्वालिटी नहीं दोगे, इक्वालिटी तो फिर भी होनी चाहिए ना। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर अदर, हर व्यक्ति डिमांड करता है, चाहे वो छोटी पोस्ट पे हो चाहे बड़ी पोस्ट पे हो, कि हमें रेस्पेक्ट मिले। उससे अगला, गुड वर्किंग एटमोसफेयर, कामकाज वहीं पे अच्छे से हो सकता है जहाँ पे एटमोसफेयर अच्छा हो। मान लो सैलरी तो तुम्हें दे रहे हैं 1,00,000 रुपये और बॉस तुम्हारे सिर पे बैठा है कि भाई ये काम मुझे 1 घंटे में करके देना ही देना है, तो क्या हुआ, एटमोसफेयर बेकार, तो तुम काम छोड़ के भाग जाओगे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, एग्जाम्पल कोरोना काल। कोरोना काल में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं देश की आधी जनसंख्या निमट चुकी होती और पैसा धरा का धरा रह जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इनकम से अलग जरूरी हैं, आ सकता है 3 मार्क्स में बनके। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चैप्टर का, जो या तो 5 मार्क्स में और या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं MCQ की फॉर्म में बना हुआ दिख जाएगा। तो पहली चीज हमने देखी थी, वर्ल्ड बैंक कैसे डेवलपमेंट चेक करता है, केवल और केवल इनकम के बेस पर, इनकम में भी पर कैपिटा इनकम के बेस पर। अब दूसरा आता है UNDP, तो मेंशन वेरियस फैक्टर दैट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, विच क्राइटेरिया यूज बाय UNDP। तो पहली बात, UNDP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फॉर प्रोग्राम, फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। दूसरा, ये किस बेसिस पर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की चेक करता है, चलते हैं। UNDP डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, इनकम, एजुकेशन। शॉर्ट में याद करें, UNDP करेगा हाई, UNDP को क्या बोलना है, हाई, ठीक है। तो UNDP हाई में हेल्थ, इनकम, एजुकेशन, और प्रोवाइड करता है इनके बेस पर डाटा कैलकुलेट करके HDI डाटा देता है। HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम रैंक चेक करते हैं, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें इंडिया की करंट रैंक 134 चल रही है टोटल 180 कंट्रीज में से, ठीक है। तो इसमें क्या है, अच्छा एक बात और बताओ, किसी की 27 है और किसी की 134 है, तो कौन सी कंट्री की HDI बेटर है, रैंक चेक करें पहली से, ठीक है। लास्ट है 180, लास्ट 180 है, तो जो स्टार्टिंग में आ गया ना, पहले वाला बेटर, तो फिर 27 वाला बेटर, फिर 134 वाला बेटर, ठीक है। इस पे MCQ बने हुए हैं, अभी टेबल दिखाऊंगा कैसे बन के आते हैं। तो आगे चले, अब इसमें देखते हैं क्या क्या। हेल्थ में ये 2 चीज़ कैलकुलेट करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चे, मोर्टेलिटी का मतलब मरना, जो मर जाते हैं, और रेट का मतलब, रेट जब भी कैलकुलेट करो, रेट दर होती है, ये पर 1000 पे कैलकुलेट करनी है, ऑलमोस्ट, ज़्यादातर कहीं भी भूल जाओ, पर 1000 पे कैलकुलेट करेंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, जो मर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, वे बच्चे जो जन्म लेने के बाद 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, आउट ऑफ कितने में से 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट ईयर। उस साल में जितने 1000 बच्चे जन्म लिए, मान लो 1000 बच्चे जन्म हुए, उसमें से कितने मर चुके हैं, उसी डाटा को हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब चेक करी जाती है, ये पहली बात है क्या, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ, एक इंसान कितनी लंबी लाइफ जिएगा उसके बारे में बताता है कि 60 साल 70 साल, जैसे पुराने बूढ़े बूढ़े लोग थे 100 105 110 तक भी गए हुए हैं। अब हमारे पापा वाली एज वाले 80 90 तक जाने लग गए, हमारे आते आते मुझे लग रहा है 60 70, और अगली जनरेशन तुम्हारे वाली तो मुझे लग रहा है 40 50 में फाइनल हो लेगा, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो, चिल करो मजे में, ठीक है। तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ, बट ये बताई कब जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो एक रेशियो निकाला जाता है कि इससे मतलब जो इस टाइम पे जन्म लिए हैं वे कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ जिएंगे, ठीक है। तो ये
हो गया हमारा हेल्थ का डाटा। दूसरा आता है इनकम। इनकम के बेस पर एक ही है, पर कैपिटा इनकम को ये भी रखता है। क्यों? क्योंकि इनकम वो जरूरी एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसमें कमी क्या थी? वो केवल इनकम चेक कर रहा था, और ये इनकम से अलग बाकी चीज़ें भी चेक करता है। तो इनकम वही है, टोटल इनकम ऑफ ऑल सेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। इसी को टोटल नेशनल इनकम या डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन में हम दो फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। पहला आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बोलते हैं साक्षरता दर, पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शन ऑफ अ लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़े लिखे लोग इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड अबव। इसे ध्यान रखना, लिटरेसी रेट कितने की बात कर रहे हैं? 7 साल तक के, केवल 7 साल या उससे बड़े जो भी रीड एंड राइट, पढ़ सके और लिख सके, यानी कि बेसिक चीज़ भी किसी को आती है तो उसे हम लिटरेट बोल देंगे। 7 साल से ऊपर वाले सभी को ही। इस पर बन के आया हुआ है हमसे कुछ 7 ईयर, ध्यान रखना लिटरेसी रेट 7 ईयर। नेक्स्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो। अटेंडेंस कहाँ पे लगती है? स्कूल में। तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो चैप्टर को? 10वीं में। अपने से रिलेटेड रखो, ठीक है। देखो, कैन बी डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 14 to 15 ईयर एज। तुम्हारी एज भी तो यही होगी, कोई 14 का कोई 15 का, 10th में इसी एज के होते हैं। तो मिनिमम माना जाता है कि 10 साल के कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। इस एज ग्रुप के मान लो 14-15 साल के जितने भी टोटल बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, उसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। क्लियर है? तो हेल्थ के बेस पर इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम के बेस पर केवल पर कैपिटा इनकम, और एजुकेशन के बेस पर हम ये लिया। इन 5 डाटा को कैलकुलेट करके रैंक निकलती है। उस रैंक में से हम HDI रैंक देते हैं देश की, ठीक है। और वो HDI रैंक चेक करता है UNDP। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर इस चैप्टर में से बोलूँ वर्ल्ड बैंक और पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इवन लास्ट ईयर वाले पेपर में था भी एग्जैक्ट 5 मार्क का यही 2024 में। तो इस बार वाले में ये चांस कम है, वर्ल्ड बैंक अच्छे से कर लेना क्योंकि ये पिछले साल ही था। आगे चलें। ये कह रहा है व्हाई डज केरल हैव अ बेटर डेवलपमेंट, बेटर HDI रैंक देन कंपेरिजन टू पंजाब। पंजाब से केरल की ज़्यादा क्यों है? तो उसका कुछ रीजन। पहली बात, केरल हैज ए बेटर HDI रैंकिंग इन कंपेयर टू इवन पंजाब। पंजाब हैज ए हायर पर कैपिटा इनकम। हमने देख रहे हैं पंजाब पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी केरल HDI रैंक ज़्यादा ले गया। तो ऐसा रीजन क्या है? वही चीज़ सेम है जो ऊपर पड़ गया है कि केवल इनकम से काम नहीं चलता भाई, बाकी चीज़ें भी देखो। HDI रैंक में हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे थे? एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीज़ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वही फंडा आ जाएगा इसमें भी। पहली बात, एजुकेशन, केरल की हाई लेवल ऑफ लिटरेसी रेट है पंजाब से ज़्यादा, जिस कारण से लिटरेसी इवन इंडिया में भी सबसे हाई लिटरेसी रेट किसकी है? केरल की ही है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर फैसिलिटी इन केरल आर फार बेटर देन द पंजाब। पंजाब में हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। इवन देखा जाए तो ड्रग्स वगैरह भी सबसे ज़्यादा पंजाब में चल रहे हैं, तो हेल्थ और भी डाउन है, ठीक है। विच मेक देयर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होने के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाता है और बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। 2 पॉइंट। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स। वहाँ की पॉलिटिक्स भी ध्यान देती है और जेन्युइन वेलफेयर यानी कि लोगों के हित के लिए कार्यक्रम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इंटेलिजेंटली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन पर भी वाइजली ध्यान रख के इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाईलाइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ के 3 एडवांटेज बताओ। ये वाला भी लास्ट ईयर 2024 में ये 2 क्वेश्चन आए थे। एक UNDP वाला आया था, एक तो आया था UNDP वाला और एक आया था ये, ठीक है। अब ये था तो 5 नंबर वाला किसी भी हालत का क्वेश्चन था नहीं, बट ऑप्शन में था तो ज़्यादातर बच्चे UNDP वाला ही करके आए हैं। बट इजी बहुत है। कुछ ना सोशल साइंस में चैप्टर में ऐसी होती है कि हमने ना भी पढ़ी हो हम कर ही आएंगे, लपेट ही आएंगे। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या है? जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। एडवांटेज का मतलब क्या है? उनका फ़ायदा क्या है? बस इतनी तो बात बतानी थी, इससे ज़्यादा क्या है? देखो, फिर भी पब्लिक फैसिलिटी आर द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड बेसिक सर्विस। सबसे पहली बात, क्योंकि सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, तो चीपेस्ट वे हो जाता है। काफ़ी सस्ते दामों में बेसिक सर्विस लोगों को पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल सर्वाइव। ज़्यादातर लोग जो गरीब लोग हैं वे इजी के कारण सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि सरकार कई सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, जैसे फ्री राशन दे रही है, हॉस्पिटल वगैरह में फ्री है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फ्री है, फैसिलिटी दे रही है। इसी वेलफेयर स्कीम के कारण कई सारे पुअर पीपल भी सर्वाइव कर पाते हैं। फ्री राशन से रोटी मिल गई, हॉस्पिटल से हेल्थ मिल गई,
कई सारे ऐसे होते हैं कि डॉक्टर को पैसे देने के लिए नहीं होता तो बच ही नहीं पाएंगे, तो इससे क्या है एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ तो कर पाएँ। नेक्स्ट, देयर आर मैनी सर्विस, जैसे कि एजुकेशन हुआ, एजुकेशन भी गवर्नमेंट स्कूल फ्री है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कई सारी रेलवेज देखी होगी, बहुत दूर दूर तक रेलवे जा रही है और बहुत ही बेसिक सा फेयर है उसका, ठीक है। विच बिकम अफोर्डेबल ओनली इफ द पार्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी, ये तभी अफोर्डेबल है क्योंकि ये पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट है, वरना तुम देख के आए होंगे एजुकेशन प्राइवेट भी है। प्राइवेट स्कूल वाले 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार भी फीस चार्ज करते हैं 1 मंथ की, और गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इवन स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, ये आपका स्पेस सेव करेगा। अब मान लो हर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में जा रहा है तो वो क्या करेगा, सारी चीज़ देख लो, स्पेस, मनी एंड प्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि हर एक व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे तो मनी ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगी, और स्पेस, भाई एक व्यक्ति इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा रोड पे, वहीं पे एक बस में कम से कम 80 लोग जा रहे हैं तो स्पेस कम घेरा, लोग ज़्यादा आ गए, प्रोडक्शन एक बस में कितने सारे ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बचाता है। जैसे ट्रेन और रोडवेज बस में हम सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट, पुलिस, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी में पुलिस भी एग्जाम्पल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये कलेक्टिवली सिक्योरिटी देती है। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपने लिए बॉडीगार्ड खरीदने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी पुलिस वाले क्या हैं, सबके लिए अवेलेबल है, सबको फैसिलिटी देते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप क्लियर हुआ होगा। और कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से जो भी तुम्हारे ध्यान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज BMI। BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। पहली बात तो फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है। दूसरी बात, कैलकुलेट कैसे करता है, टैपिंग द वेट ऑफ अ पर्सन। ऊपर क्या है, ऊपर रखना है वेट, वेट भी किस में, किलोग्राम में, वेट भी किस में, किलोग्राम में, और डिवाइड बाय हाइट, ठीक है। नीचे क्या है, हाइट में, हाइट किस में कैलकुलेट करनी है, मीटर में। तो कैसे करना है, डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपना BMI कैलकुलेट करना, तुम्हें क्या करना है, अपना वेट तो लो किलोग्राम में, हाइट तो लो मीटर में, और इसे वेट को डिवाइड करो हाइट के स्क्वायर से। मान लो कि मेरा वेट है 70 kg, मेरी हाइट मीटर में आई है 3.5 या 3.1 लो, ठीक है, 3 मीटर आई है मेरी हाइट, तो 3 मीटर का क्या करूँगा मैं, स्क्वायर करूँगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरा निकल के आएगा BMI, ठीक है। अब कुछ डाटा, एवरेज BMI जो होना चाहिए 18.5 से ज़्यादा और 25 से कम, यानी कि इसके बीच में रहना चाहिए BMI आपका, ठीक है। जिसका 18.5 से कम है वो अंडरनरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है, उसे खाना खाने की ज़रूरत है। जिसका 25 से ज़्यादा है वो ओवरवेट है, उसे रनिंग करने की ज़रूरत है, भाग दौड़ कर और इसमें BMI अपना बैलेंस करे। फिटेस्ट पर्सन माना जाता है जिसका BMI इसके बीच में होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज HDI, विच फैक्टर यूज टू मेजर इट। पहले भी कर चुके हैं। HDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टैटिक देता है किस किस चीज़ों को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, जो रैंक कंट्री को डिवाइड करने में वायदा मतलब बताता है कि कंट्री कौन सी रैंक में है। और HDI रैंक में इंडिया की रैंक कितनी है, 134 है। करंट में चेक कर लेना, शायद 132 हो गई है, एक बार गूगल पे चेक कर लेने से, ठीक है। नेक्स्ट, NCERT सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन NCERT के दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देखे ने, या वैसे तो चैप्टर यहाँ पे हो जाता है आपका ख़त्म, पर चलो देख लो इसे। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर फ्रॉम द नो। प्रेजेंट में कौन कौन से सोर्स का हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, कोयले का कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का कर रहे हैं, काउ डंग्स, गाय का गोबर वगैरह हो गया, कोयला सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है वो भी पता है, साथ साथ कुछ हद तक सोलर एनर्जी करने लगे हैं। अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर बाद कुड इंक्लूड, ये सारी खत्म होने के चांस है। इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है तो इसलिए हमने ज्योग्राफी के चैप्टर 6 में हमने देखा है सोलर से भी बना रहे हैं, वाटर से भी बना रहे हैं, थर्मल से भी बना रहे हैं, सबसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम पर हमें हो सकता है इथेनॉल देखने के लिए मिल जाए, बायोडीजल देखने के लिए मिल जाए, न्यूक्लियर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करने लग जाए, साथ साथ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका भी हम यूज़ बढ़ा दें, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस NCERT में दे रखा है इसलिए करा दिया। व्हाट इज द इशू दैट सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले भी आया हुआ है, ज्योग्राफी चैप्टर 1 में भी, यहाँ पे भी है। पहली बात क्या होता है, डेवलपमेंट शुड मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट,
हमारी आज की डेवलपमेंट को पूरा करे, आज की नीड को पूरा करे, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड का भी ध्यान में रखे। ऐसा ना हो केवल हम अपने भले के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलो कि हम इस धरती पर किराएदार हैं और हमें ये मकान क्या है, किराए पर मिला है, तो ये हमारा अपना नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना है। अगली वाले को जब हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो सही सलामत घर देख के जाना है, तोड़ फोड़ मचा के नहीं जानी है। उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू द रेकलेस एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम ध्यान दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं, वो शोषण करते जा रहे हैं। जो भी नेचुरल सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उनका बहुत तेजी से यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, और हमें ये भी पता है नेचुरल रिसोर्स के स्टॉक लिमिटेड है। जैसे हम कोयले का यूज़ कर रहे हैं तो कोयला बनता है 50 बिलियन ईयर अगो, 200 बिलियन ईयर अगो के बाद, तो रिसोर्स तो लिमिटेड हो गए और यूज़ कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो कहीं जाके ये होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी स्टेगनेट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। एक्सप्लोइटिंग रिसोर्स अनइथिकली विल अल्टीमेटली अंडू द डेवलपमेंट दैट अ कंट्री में हैव अचीव्ड। तो जो भी एक कंट्री ने डेवलपमेंट अब तक अचीव करी है, अगर मान लो आगे जाकर रिसोर्स खत्म हो जाए तो हो सकता है वो सारी डेवलपमेंट धरी की धरी रह जाए और नुकसान होना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी हमें ये तो पता लग गया कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन आगे कोयले ही खत्म हो गया फिर, तो इसलिए हमें सब्स्टिट्यूट भी ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन 1%। सेम है ज्योग्राफी में ही कि अर्थ के पास इतने रिसोर्स इनफ है कि वो किसी की जरूरत को पूरा कर सके, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति के लालच की पूर्ति करने के लिए नहीं है। क्योंकि लालच में तो हम पता नहीं क्या क्या डिमांड करने लगेंगे और क्या क्या हमें रिसोर्स चाहिए, तो सबकी लालच पूरा नहीं हो सकता, नीड जरूर पूरी हो जाएगी। वही चीज़ है रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, सिंस बोथ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। रिसोर्स कितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, उसी के बेस पर हम डेवलपमेंट तय कर सकते हैं। तो फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट द मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स इज आल्सो क्रूशियल। इसलिए रिसोर्स जितने अवेलेबल है उनका मेंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एज अ स्टेटमेंट क्लेम द अर्थ हैज इनफ रिसोर्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड। However, these need to be used with a view to the keep environment protected and clean so that a balanced production and use is maintained and shortage are avoided। तो अवेलेबल तो है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन रखें, क्लीन करें, जिससे एक बैलेंस बना रहे प्रोडक्शन का और यूज़ का। जितने जनरेट हो रहे हैं वो और जितने हमें यूज़ करने हैं वो मेंटेन रहे और शॉर्टेज भविष्य में भी ना हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट, लिस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। अपने आसपास बताना है कि क्या क्या तुम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन देख रहे हो। डिफोरेस्टेशन देखते हैं, पेड़ों को काटना, सोइल इरोजन होती जा रही है ज़्यादा एग्रीकल्चर के कारण, फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, पीने के लिए पानी भी हमें खरीद के लेना पड़ गया, और हो सकता है आगे जाके एयर पोल्यूशन के कारण हवा भी खरीदनी पड़ जाए, खरीद भी रहे हैं। एयर फ्रेशनर वगैरह लेके आने लग गए ना, AQI दिल्ली में ऑलरेडी बहुत आई है। ये कहा जाता है कि बिना नॉर्मल व्यक्ति भी दिन की 50 से 60 सिगरेट पी रहा है, इतने एयर पोल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन और डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड कंबशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कोजिंग एक्सट्रीम। तो जितनी हम हार्मफुल गैसेस का यूज़ कर रहे हैं, CFC वगैरह हो गई, ये सारी हो गई, उससे ओजोन लेयर में भी डिप्रेशन हो रहा है, जिससे गर्मी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हमें कुछ कुछ जो NCERT में से देखना है, 1.1 वाली तो वही टेबल थी, वो हम कर चुके हैं। ये 2 टेबल और देखनी है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देखो वापस आते हैं NCERT पे, ये हम कर चुके। ठीक है, ये भी बता दिया कि अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है, बट में भी डेवलपमेंट फॉर वन, दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट हो, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। उसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स, कि इनकम से अलग क्या क्या गोल हो सकते हैं, ये हम करके आ चुके हैं। कि इनकम से अलग लोग क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मांगते हैं, फ्रीडम मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, रेस्पेक्ट मांगते हैं अदर से, और ये चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट, ये नर्मदा वैली पीपल वाले हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इसी के बेस पर भी हम देख चुके। सिमिलरली फॉर अ डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ द गोल, इट इज़ ट्रू दैट वुमेन आर इंगेज। तो इसलिए लोगों के अलग अलग गोल भी हो सकती है। अच्छा चलो इसका बताओ, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। नोशन का मतलब होता है विचारधारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट वाई, कि अलग अलग लोगों की अलग डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि लोग अलग हैं,
चलो देख लेंगे, क्योंकि लाइफ सिचुएशन और पर्सन आर डिफरेंट। देखो लोग अलग है, इससे क्या मतलब है, मतलब हम ये देखेंगे नाक अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, चेहरा अलग है, अरे अलग है तो ठीक है, क्या है, उनकी लाइफ की सिचुएशन अलग है। सिचुएशन अलग होने के कारण उन्हें अलग डिमांड करनी पड़ रही है। अगर सारे के सारे अमीर हो जाए तो सब सेम डिमांड करेंगे, सारे के सारे गरीब हो जाए तो भी सेम डिमांड करेंगे। क्या दिक्कत है, सिचुएशन अलग है, ठीक है। Do the following two statements mean the same, justify your answer. People have different development goal, people have conflicting development goal. क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है या अलग है? देखो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ये दोनों पहली तो बात अलग है। क्यों? क्योंकि अलग अलग गोल होना हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब आपस में विवाद। ये इसमें आंसर आएगा वो वाला कि अगर एक ही चीज किसी के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है, वे वाले तो पॉइंट लिखेंगे हम इसमें आएगा केवल हम डेवलपमेंट बतानी है कि अलग अलग लोगों के लिए क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट हो सकती है। क्लियर है? ये वाला हम कर चुके। अदर फैक्टर बताना है, इंपोर्टेंट से अलग, इनकम से अलग क्या क्या जरूरी होता है। एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपोर्टेंट आइडिया ऑफ द सेक्शन इन योर ओन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट को हम कैसे चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं अब हम। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। ये एक वो दे रखी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसी के पीछे ये कूड़ा डाल के आते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। तो ये यही बता रहा है क्या इन्हें इक्वालिटी मिल रही है। पहली तो बात इक्वालिटी नहीं मिल रही, दूसरी बात इनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है, सारा ध्यान किनका रखा जा रहा है, इनका ही रखा जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री को कंपेयर कैसे करेंगे। तो ज़्यादातर तो हमने कंपेयर करा था इनकम को ही, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आता है वर्ल्ड बैंक वाला, तो वर्ल्ड बैंक वाले की कमी क्या थी, पहली तो बात डिस्पैरिटीज हाइड करता है। अब इसमें देखो एक कंट्री इतने कमा रही है, कितने, तो एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। दूसरा सब 500 कमा रहे और सबसे एक लास्ट में व्यक्ति कमा रहा है 48,000, तो इनकी भी इनकम सेम आएगी। अच्छा चलो इसकी एवरेज इनकम कैलकुलेट करके दिखाओ, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करो। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो 500 तो ये हो गया 2000 और ये 48,000। तो टोटल अगर इन्हें सारे को जोड़ेंगे, देखो ऐसे जोड़ते हैं, 500 प्लस 500 प्लस 500 फिर 500 और लास्ट वाले की कितनी है 48,000 डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 5 लोग हैं तो डिवाइड 5 से, 4 होते तो डिवाइड 4 से, 3 होते तो डिवाइड 3 से, 2 होते तो डिवाइड 2 से, 1 होता तो 1 से। अब टोटल कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इन्हें सबको जोड़ो 2000, 48,000 में जोड़ो कितना आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कह रहा कितना आया एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई 10,000 आ गई। तो इसने बता दिया कि कंट्री बी में रहने वाले सब लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो क्या ये भी 10,000 कमा रहा है, ये सारे 10,000 कमा रहे हैं। कितना डिफरेंस हो गया, एक अकेला व्यक्ति 48,000 कमा रहा था, बाकी तो बेचारे 500 कमा रहे हैं। लेकिन हमने क्या बता दिया पूरी देश की इनकम कितनी है 10,000। इस कारण से ये डिस्पैरिटीज असमानता को हाइड करता है और क्या बताता है हमें, केवल और केवल एवरेज बताता है। क्लियर है इतना? पर कैपिटा इनकम पे और भी क्वेश्चन आते हैं, वे आगे देखेंगे हम। देखो एक ये दे रखा है, ये सारे बैठा दिए एक कुर्सी पे, तो ये तो हो गए बराबर बराबर कमाने वाले, ठीक है। ये एक अकेला 4 कुर्सी पे बैठा है, ये बेचारे 4 जने मिलकर 2 कुर्सी पे बैठे हैं। तो ये एग्जाम्पल शो किसका कर रहा है, पर कैपिटा इनकम में डिस्पैरिटीज का एग्जाम्पल शो करता है कि कैसे असमानता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर कैसे कैसे यूज करें इनकम एंड अदर, तो अदर वाले में हम देख चुके। अब आते हैं इस पे कि अदर कैसे कैसे करेंगे, तो इससे अलग आता है यूएनडीपी हेल्थ इनकम एजुकेशन के बेस पर चेक करता है। तो उसमें सबसे पहला जैसे हरियाणा केरल बिहार। अच्छा चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक 28 6 27, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कौन सी स्टेट बेटर है? इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे, मोर्टेलिटी का मतलब मरने वाले। तो ज़्यादा लोग मरेंगे वो अच्छा है या कम लोग मरेंगे वो अच्छा है? कम वाले ना। तो जब भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डाटा है तो जो कम वाली वैल्यू होगी वो अच्छी कंट्री मानी जाएगी। यानी कि 100 में से अगर मान लो 28 बच्चे मरे, इसमें 100 में से 6 बच्चे मरे, इसमें से 27 बचे, तो कौन सी कंट्री बेटर? केरल। तो फर्स्ट में केरल आ गई। दूसरा लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग कम होने चाहिए ज़्यादा?
ज़्यादा। तो इसमें हम डाटा चेक करें कितने ज़्यादा लोग हैं। तो 82 पढ़े लिखे, 94 62, तो ज़्यादा पढ़े लिखे किसमें 94, ये भी किसमें आ गया केरल। तो इसमें भी लिटरेसी रेट में कौन सी स्टेट बेटर है, केरल। नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, देखो ये हम कर चुके। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट हम कर चुके, क्या था 1 साल से 1 एज से छोटी उम्र के बच्चे जो मर जाए। लिटरेसी रेट में 7 साल से अबव वाले जो पढ़ने से जाते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो में 15 से 17 ईयर के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं। तो नेट अटेंडेंस स्कूल अटेंड करने वाले, तो स्कूल अटेंड करने वाले ज़्यादा होंगे या कम होने चाहिए, ज़्यादा। तो इसका भी डाटा कैसा चेक करेंगे, ज़्यादा वाला। तो 73 जा रहे हैं, इसमें 94, इसमें 69, तो ज़्यादा किस में गए 94 वाले किसमें, केरल में। तो हर तीनों के तीनों डाटा में क्या ज़्यादा है, केरल स्टेट आगे है। तो ऐसे टेबल बना के भी दे देगा, तुमसे पूछ लेगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सी स्टेट का ज़्यादा है, तो केरल का। लिटरेसी रेट, इसमें कंफ्यूज हो गए तुम बस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरने वाले, तो जितने कम बच्चे मरेंगे उतनी स्टेट बेटर होगी। तो इसमें कम, इसमें भी ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये वही चीज़ चल रही है, पब्लिक फैसिलिटी वाला हम कर चुके। पब्लिक फैसिलिटी क्या है, केरल की बाकी बेटर क्यों है, ये भी हम कर चुके। ये वाला भी हो चुका है। ये आ गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद ये बीएमआई है, बीएमआई भी हम करके आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस वाले पे भी एक एमसीक्यू बन के आया है। इसमें क्या क्या बता रखा है, एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 193 कंट्री टोटल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ डिनोट करती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड ऑल डेवलप्ड कंट्री। इसमें कोई इतना खास जरूरी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये तो हो गई पर कैपिटा इनकम। पावर परचेजिंग पैरिटीज होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो ये भी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जब हमारा जन्म हुआ है, 60 साल तक जिएंगे, 70 साल तक जिएंगे। तो जिसकी बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, इसका मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है, पोल्यूशन कम है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो इसलिए इसमें भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा वाला। ठीक है। तो इंडिया कौन से नंबर पे है, 67.7। इंडिया से आगे देखो, ये भी कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो इसमें ध्यान रखना कौन है, श्रीलंका। अगर डाटा दे के पूछ ले तो ज़्यादा वाला होना चाहिए। ठीक है। अब बात करें एचडीआई रैंक की, तो एचडीआई रैंक मैंने पहले ही कहा था, एचडीआई रैंक होनी चाहिए कम। 180 में से कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल देश 180 है, लेकिन रैंक कैलकुलेट होती है 1 2 3 से। तो इसकी रैंक है 78, इसकी 134, 144, 64, तो ये सब पीछे एक ही है। तो इंडिया से बेटर एचडीआई रैंक किस किस की है, श्रीलंका की और बांग्लादेश की। ऑप्शन देख लेना, इस लास्ट वाला ये वाली टेबल दी थी और पूछा गया था एचडीआई रैंक बेटर किसकी है। तो इंडिया से बेटर एक श्रीलंका की है और एक बांग्लादेश की है, लेकिन बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं दिया था, तो केवल कौन बचा था, श्रीलंका। क्लियर है। तो एचडीआई रैंक होनी चाहिए कम। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। जो इसमें पढ़ने की बातें थी वे इतनी ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कुछ एमसीक्यू इसके देखें। डेवलपमेंट कंट्री कैन जनरली बी डिटेन बाय डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इनकम के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, हेल्थ के बेस पर। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्री बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एचडीआई। एचडीआई की टर्म में बेटर परफॉर्मेंस कौन सी पड़ोसी देश कर रहा है, तो सबसे बेटर कौन सा था, श्रीलंका। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम पर एक सवाल आया, चलो इसे करके दिखाओ। इसके 2 प्रैक्टिस कराता हूँ बस। टोटल कितनी फैमिली है, 4 फैमिली। पर कैपिटा इनकम को फॉर्मूला लिख लो एक बार और, इस पे एमसीक्यू आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करा के। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। अब देखो, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज, ये क्या दिया गया है, पर कैपिटा इनकम की वैल्यू दे दी। जो जो चीज़ देता जाए उसे उसे लिखते जाओ। पर कैपिटा इनकम हमें कितनी दे दी, 5000 बराबर। मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर हैं। पहले की 4000, तो टोटल इनकम करनी है, तो पहले की 4000 जोड़ दी, दूसरे की 7000 कमा रहा है, दूसरे की 7000, तीसरा 3000 कमा रहा है, तो तीसरे की 3000, चौथे की हमें पूछ रहा है कि चौथे मेंबर की इनकम कितनी है। तो चौथे की हमें नहीं पता, उसकी जगह 4th ही लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 1 2 3 4। चौथे की नहीं दी है, लेकिन उसकी कैलकुलेट तो करनी है, फैमिली मेंबर में तो है, तो इसलिए डिवाइड 4 से करेंगे, 3 से मत करने लग जाना। ठीक है। अब बेसिक मैथ, ये इधर डिवाइड कर रहे थे, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 5000 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 20000 बराबर। इन्हें जोड़ो,
7 और 4 11 और 3 14,000 ये हो गया, प्लस में फोर्थ। अब ये प्लस कर रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 20,000 में से 14,000 को माइनस करेंगे तो हमारी किसकी निकल के आ जाएगी, फोर्थ की। माइनस करके कितना आ रहा है, 6,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 6,000। क्लियर है। अब इसी का उल्टा मान लो क्या करें, अभी तो हमें चौथे की निकालने की गई है, दो ही बन सकते हैं बस इसमें, या तो इनमें से किसी एक की छिपा ले और पर कैपिटा इनकम दे दे, तो ऐसे सोल्व करेंगे, या फिर चारों की दे दे। अब मान लो हम यही कर रहे हैं, एक की 4,000, एक की 7,000, एक की 3,000, ये लिख दिया मैंने। पहले की इनकम 4, दूसरे की इनकम 7,000, तीसरे की इनकम 3,000 और चौथे की जो हमारी निकाल के आई है वो कितनी आई है, 6,000। ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो पहले अपना फॉर्मूला लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करते हैं, टोटल इनकम। तो सारों को जोड़ेंगे, 4,000 प्लस में 7,000 प्लस में 3,000 प्लस में 6,000 डिवाइडेड बाय कितने से, कितने लोग हैं, 1 2 3 4, कितने से, 4 से। जोड़ो, 7 और 4 11, 12 13 14 और 6 20, टोटल कितना आया, जोड़ के 20,000 डिवाइड किससे करना है, 4 से, काटेंगे तो कितना आया, 5,000। अब देखो मैच करो, पर कैपिटा इनकम कितनी दे रखी थी, 5,000। ठीक है। तो केवल दो ही टर्म पे इसका क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। बाकी अपना ये एक वाले प्रैक्टिस कर लेना। कुछ एमसीक्यू देखना चाहो यहाँ से देख सकते हो। चलो थोड़े से और प्रैक्टिस करा दो एमसीक्यू। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ का मीन क्या है, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ या एट द टाइम ऑफ डेथ। बताओ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ अ बर्थ। दो फंसा दिए भाई, पर्सन की लाइफ या केवल चाइल्ड की लाइफ। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, ए लगा लेंगे, एक पर्सन की और एट द टाइम ऑफ बर्थ के। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने ये कहा था डेवलपमेंट गोल पूछा जा सकता है, लैंडलेस रूरल लेबर, जिसके पास ज़मीन नहीं है, लग्जरी कार, ज़मीन ही नहीं है, कार का क्या करेगा, एब्रोड भेज के भी क्या करेगा, क्या चाहिए उसे, ज़्यादा दिन का काम दे दो पहले और अच्छी सैलरी दे दो, शहर में तो बाद में देख लेंगे, पहले काम मिल जाए, ये इसकी डिमांड हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, मनी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मनी कैन नॉट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, नहीं दे सकती, बिल्कुल सही बात है। अनएडिटेड मेडिसिन नहीं मिल सकती, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती इन्फेक्शन डिसीज से, तो चारों की चारों ठीक हो जाएगी। इन विच स्टेट इंडिया इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लोवेस्ट, कुछ भी भूल जाओ, सारी चीज़ें में बेटर केवल एक स्टेटस का नाम क्या है, केरल। या तो डाटा दे के देंगे या सीधा पूछ लेंगे, तो जब भी सीधा दे दो तो केरल आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री कैसे निकाली जाएगी, डिवाइड करेंगे नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से। वन कॉमन डेवलपमेंट गोल, कॉमन डेवलपमेंट गोल फिर भी इनकम का ही है, बाकी चीज़ें बाद में, पहले इनकम अच्छे से आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट, BMI ऑफ द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड ओवरवेट, ओवरवेट जब होता है जब 25 से ज़्यादा हो, अंडरवेट या अंडरनरिश्ड कब होता है, जब 18 से कम हो, मोर नहीं लेस, अगर 18 से कम हो तो अंडरवेट आ जाएगा। दोनों बता दिए मैंने इसी में। अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है इन सब के मुताबिक, तो किसकी है, केरल की। लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 7 ईयर एंड अबव, 7 साल से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केवल कैसे हैं, लिटरेसी रेट में ही कैलकुलेट होते हैं। तो 10, द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल, गर्ल है और रिच फैमिली से है, क्या उसे ज़्यादा दिन का काम चाहिए, नहीं जी। सैलरी चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जैसे उसके ब्रदर्स को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी का उसका क्या ही काम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री में रहने वाले कैसे डेवलपमेंट गोल है। तो मैंने कहा था ना वो वाली टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए क्या है, ज़्यादा दिन का काम नहीं, बेटर वेक्स, ये तो देंगे उल्टा, इन्हें क्या चाहिए, केवल और केवल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज बेसिस टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ UNDP, या तो UNDP के बेस पर पूछेगा या फिर वर्ल्ड बैंक के बेसिस पर पूछेगा। तो वर्ल्ड बैंक के बेसिस पर तो केवल और केवल क्या है, इनकम, इनकम भी कैसी, पर कैपिटा इनकम। और UNDP के बेसिस पर हमने याद करी थी हाई से, हाई का मतलब इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, HIE, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और नीचे से ऑप्शन देख के देखना है। लिटरेसी रेट, पहली बात लिटरेसी रेट, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, यहाँ तक तो ठीक है। इन द एज ग्रुप ऑफ 10 ईयर, नहीं 7 साल, इसलिए कहा था एज ध्यान रखनी है। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट, बिल्कुल हो सकती है।
अलग भी हो सकती है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। नेट अटेंडेंस रेशियो जो स्कूल अटेंड करते हैं वो 7 से 10 साल के नहीं, तुम्हारी क्लास वाले बच्चे 14 से 15 वाले हो जाएंगे। क्लियर है? तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड एंड सर्विसेज, हमारी जेब में जो पैसा है वो सारी गुड एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकता है। बिल्कुल सही बात। तो सही क्या है? सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते जाओ बस। अब इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल पेपर में, तो आपको ध्यान से एलिमिनेट करना है। हाईएस्ट HDI किसकी है? पहले ही कहा था जहाँ भी कुछ भी भूल जाओ केरल पे मार दो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, केरल हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज, क्योंकि, अच्छा चलो इसे देख लेना। अब इससे आगे जल्दी जल्दी कर लो। 15 ये रहा, 16, 17 इनके स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तुम्हारे असर्शन रीजन। ठीक है, यहाँ से अपने आंसर मैच कर लेना, पहले 4 के और लास्ट वाले 20 के। तो यहाँ पर हमने आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म करा दिया है विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, और एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।